हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। इंडियन इकॉनमी की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्पेशली JKSSRB का जो पटवारी का पोस्ट है उसमें इंडियन इकॉनमी टॉपिक जो है वो आपके जनरल पार्ट में जो मेंशन है, जनरल पार्ट के आपके 36 मार्क्स हैं और इंडियन इकॉनमी में एक्सपेक्टेड 4 to 5 MCQs आपके आने कन्फर्म हैं। तो इस सीरीज़ में हमने ऑलरेडी 4 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। आज इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 है। आज इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें हम MCQs करेंगे, साथ साथ में हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग और वीडियो, जितने भी एस्पायरेंट्स जो हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। RBI वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच एक्ट। हमें बताना है कि RBI जो एस्टैब्लिश किया गया था वो किस एक्ट के तहत एस्टैब्लिश किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ फाइनेंस कमीशन एक्ट 1954, ऑप्शन नंबर बी इज़ रिजर्व बैंक ऑफ एक्ट 1934, ऑप्शन नंबर सी इज़ बोथ एंड बी, ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ द एबो। RBI जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया है बाय द RBI एक्ट 1934। RBI को जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1935 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय द RBI एक्ट 1934। थोड़ा हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देंगे। इस्टेब्लिश इसलिए किया गया था कि टू कंट्रोल जो बैंक नोट्स इशू किए जाते हैं, इसकी जो सोल अथॉरिटी वो RBI को दी गई। सोल बैंकिंग ड्यूटीज़ वो भी RBI को दी गई। टू मेंटेन इंडियाज़ मॉनेटरी स्टेबिलिटी, तो इन बेसिस पे जो है RBI को इस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो एक्ट 1934 का है इसमें 61 सेक्शंस हैं एंड देयर आर 4 शेड्यूल्स इन द RBI एक्ट 1934। जब इसको 1935 में इस्टेब्लिश किया गया था उस टाइम उसका हेडक्वार्टर जो है वो कलकत्ता में था। उसके बाद 1937 में ये हेडक्वार्टर जो है ये शिफ्ट किया गया टू मुंबई और करंटली अभी इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में ही है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। फाइनेंस कमीशन 1951 जो है ये देखता है कि जो फाइनेंस कमीशन में अपॉइंटमेंट्स वगैरह होती है उनको देखता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी नहीं आएगा, बोथ भी नहीं आ सकता, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस पब्लिश्ड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इन इंडिया। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है इंडिया में रिलीज़ करता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ IMF, ऑप्शन नंबर बी इज़ RBI, ऑप्शन नंबर सी इज़ CB, ऑप्शन नंबर डी इज़ नीति आयोग। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करता है। अब IMF को देखेंगे। IMF जो है इज़ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 1944 में इसका जो है आपने सुना ही होगा, ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस में इसका वजूद आया था विद वर्ल्ड बैंक। IMF और वर्ल्ड बैंक को ट्विन सिस्टर्स भी कहा जाता है, ट्विन सिस्टर्स, क्योंकि इन्होंने एक ही साथ में जन्म लिया हुआ है। ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस में ही इन दोनों का ये दोनों जो हैं इस्टेब्लिश हुए थे। तो इसका जो मेन काम है दैट इज़ ग्लोबल मॉनेटरी कॉरपोरेशन, और ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी को देखता है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखता है। हेडक्वार्टर जो IMF का है दैट इज़ इन वाशिंगटन DC। और अभी जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं
क्रिस्टलानिना जॉर्जिया। तो ये आई थिंक शी इज़ फ्रॉम बेलारूस। और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं दैट इज़ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो है गीता गोपीनाथ एंड शी इज़ फ्रॉम इंडिया, शी इज़ इंडियन ओरिजिन। और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं अजय बांगा, ये भी इंडियन है, इंडियन ओरिजिन है। तो इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ आरबीआई। अब सीबी को देखते हैं। सीबी इज़ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सिक्योरिटीज़ मार्केट को कंट्रोल करता है इन इंडिया। जैसे हमारा ये स्टॉक एक्सचेंज है, इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन मुंबई, दैट इज़ इन मुंबई। तो अभी करंटली जो इसके चेयरपर्सन है दैट इज़ मधाबीपुरी बच, मधाबीपुरी बच एक लेडीज़ हैं। तो सीबी का जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन मुंबई और ये कंट्रोल करता है सिक्योरिटीज़ मार्केट इन इंडिया। 1988 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। तो अभी इसके जो चेयरपर्सन है दैट इज़ मधाबाईपुरी बच। उसके बाद नीति आयोग, आपको पता ही होगा 2015 में नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को, जो 65 ईयर ओल्ड प्लानिंग कमीशन, उसको रिप्लेस किया। और नीति आयोग के जो अभी करंट वाइस चेयरपर्सन जो है नीति आयोग के, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। और वाइस चेयरपर्सन जो है अभी वो है सुमन के बेरी, सुमन के बेरी। सो इस क्वेश्चन में बताया गया था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो कौन रिलीज़ करता है, पब्लिश कौन करता है, दैट वाज आरबीआई। और ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है ये आरबीआई साल में 2 बार रिलीज़ करता है, साल में 2 बार। इसमें क्या होता है, इसमें डिटेल्स होती हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द कंट्री जो है उसकी डिटेल्स वगैरह होती हैं। सो इट इज़ रिलीज्ड बाय आरबीआई ट्वाइस ए ईयर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई वॉज सेटअप ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ विच कमीशन। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कमीशन जो है जिसकी रिकमेंडेशंस पे आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ हिल्टन यंग कमीशन, ऑप्शन नंबर बी इज़ इंडियन सेंट्रल बैंक इंक्वायरी कमेटी, ऑप्शन नंबर सी इज़ साइमन कमीशन, ऑप्शन नंबर डी इज़ नेहरू रिपोर्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ हिल्टन यंग कमीशन, जिसको रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भी कहा जाता है। हो सकता है ऑप्शन में रॉयल कमीशन भी पूछा जाए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसका अदर नेम है हिल्टन यंग कमीशन। इसी कमीशन की रिकमेंडेशंस पे आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया था। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी सी.डी. देशमुख, ऑप्शन नंबर सी शक्ति केतन दास, ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द एबो। ये ऑसबॉर्न स्मिथ जो है ये फर्स्ट आरबीआई गवर्नर थे, फर्स्ट आरबीआई गवर्नर थे, बट ही वॉज नॉट इंडियन। सी.डी. देशमुख जो है ये थे फर्स्ट इंडियन ओरिजिन जो आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। शक्ति केतन दास जो है अभी करंटली जो है करंट आरबीआई गवर्नर हैं, करंट आरबीआई गवर्नर हैं। 2010 में जो है इसको अपॉइंट किया गया था, तो अभी करंटली ये अभी आरबीआई के गवर्नर हैं। इससे पहले जो है उर्जित पटेल जी थे, उर्जित पटेल से पहले जो हैं वो रघुराम राजन थे। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। साथ साथ में ये भी याद रखना है कि फर्स्ट अगर यहाँ पे इंडियन हटाया जाए, फर्स्ट गवर्नर जो है वो कौन रहे हैं आरबीआई के, दैट इज़ ऑसबॉर्न स्मिथ। सी.डी. देशमुख इज इंडियन ओरिजिन, ऑप्शन नंबर सी शक्ति केतन दास, ये जो है करंटली अभी आरबीआई गवर्नर रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर। हमें बताना है कि आरबीआई को कब नेशनलाइज किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ 1934, ऑप्शन नंबर बी इज़ 1935, ऑप्शन नंबर सी इज़ 1955, ऑप्शन नंबर डी इज़ 1949। आरबीआई को जो है 1949 में नेशनलाइज किया गया था। अब नेशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है? नेशनलाइजेशन का मतलब होता है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का क्या मतलब होता है
कि गवर्नमेंट स्टेक जो होता है, गवर्नमेंट शेयर जो होता है वो मोर देन 50% हो जाता है, मोर देन 50%। अगर आपके बैंक में फॉर एग्ज़ाम्पल मोर देन 50% शेयर है गवर्नमेंट का, तो उसको कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट ही करता है। हमारा जो J&K बैंक है, इसका जो गवर्नमेंट स्टेक है दैट इज़ अराउंड 64.5%, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज़ वाई इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अगर 50% से कम स्टेक आए गवर्नमेंट का, तो उसको प्राइवेट कहा जाता है, उसका जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के पास नहीं रहता है। सो इट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ए प्राइवेट बैंक एंड ए गवर्नमेंट बैंक। और प्राइवेट बैंक में यही फ़र्क होता है, गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक में यही फ़र्क होता है। इसमें जो है गवर्नमेंट का स्टेक लेस देन 50% हो जाता है, गवर्नमेंट का स्टेक जो है लेस देन, और इसका जो है वो ग्रेटर देन 50% हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 1949 में आरबीआई को जो है नेशनलाइज, यानी गवर्नमेंट ने जो है कंट्रोल ले लिया इसका आरबीआई का। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ आरबीआई। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है फंक्शन है आरबीआई का। ऑप्शन नंबर ए इज नोट इशूइंग, ऑप्शन नंबर बी इज बैंकर टू द गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स, एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द एबोव। फंक्शंस जब पढ़ते हैं आरबीआई की, इसमें आता है नोट इशूइंग अथॉरिटी भी आती है, बैंकर टू द गवर्नमेंट भी आता है, और कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स भी आता है, और इसके पास कुछ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कंट्रोल टूल्स भी होते हैं, जो जैसे हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसको भी ले डाउन आरबीआई ही करता है, जिसमें वो डिफरेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स यूज़ करता है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, तो टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन रेट एंड मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो ऑल दीज और व्हाट वी कैन से द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जब आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया था 1935 में बाय द आरबीआई एक्ट 1934, तो 19 जून 1948 तक जो है आरबीआई जो है एज सेंट्रल बैंक था पाकिस्तान का भी, एज सेंट्रल बैंक था पाकिस्तान की। जून 1948 तक, जून 1948 तक जो है वो था क्या, पाकिस्तान का भी था जो सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान आल्सो। और 1947 तक जो है इट वाज आल्सो द सेंट्रल बैंक ऑफ म्यांमार, जिसको बर्मा कहते हैं। उसके बाद जापानीज़ ने इसको जो है ऑक्यूपाई किया म्यांमार को, तो 1947 तक बर्मा का भी ये क्या था, सेंट्रल बैंक, एज वेल एज जो है पाकिस्तान का भी ये सेंट्रल बैंक था टिल जून 1948। Let us move to the next question. Only person who has been governor of RBI as well as finance minister of India. हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पर्सन जो है जो गवर्नर ऑफ आरबीआई भी रहे हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए सी डी देशमुख, ऑप्शन नंबर बी इज डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर सी इज रघुराम राजन, ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबोव। इसका जो करेक्ट आंसर है डैट इज डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये नॉट ओनली आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, और ये प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं इंडिया के, प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं इंडिया के। तो 2014 से पहले तो आपको पता ही होगा कि ये वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिफोर द मोदी गवर्नमेंट, और 1982 टू 1985 ये आरबीआई के गवर्नर थे। करंटली जो है वो शक्ति केतन दास हैं आरबीआई के गवर्नर। 2018 से लेकर अभी करंट टाइम तक वही हैं। उससे पहले जो हैं 2016 से लेकर 18 तक जो हैं वो उर्जित पटेल थे, जिसके टाइम पे डिमोनेटाइजेशन हुई थी। और उससे पहले जो हैं 2013 से लेकर 16 तक जो हैं रघुराम राजन थे। ये जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो उस टाइम पे कौन थे, रघुराम राजन थे आरबीआई के गवर्नर। और थोड़ा मैं आरबीआई के बारे में बताऊंगा आपको कि आरबीआई जो है वो सोल अथॉरिटी हैं फॉर इशूइंग द करेंसी नोटिस, लेकिन 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स जो हैं वो इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ
फाइनेंस। इसके अलावा जितनी भी करेंसी होती हैं, 1 रुपये नोट और जितनी भी कॉइन्स हैं, उसको कौन इशू करता है? उसको फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो क्या कहते हैं, इशू करती है। दैट इज़ वाई जो 1 रुपये नोट होता है उस पर किसका साइन होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी का, नहीं कि आरबीआई गवर्नर का। उसके अलावा जितने भी करेंसी नोट्स हैं उन सब पे जो है आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर होता है। और जितनी भी कॉइन्स हैं, चाहे 1 रुपये कॉइन हो, 5 रुपये कॉइन हो, 10 रुपये कॉइन हो, जितनी भी कॉइन्स हैं वो आरबीआई नहीं बल्कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसको सर्कुलेट करती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको सर्कुलेशन में लाती है। सो कभी कभार ये क्वेश्चन भी पूछा जाए एग्जाम में कि 1 रुपये नोट जो है या कॉइन जो है कौन इशू करता है। ठीक है, ये आप याद रखने, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से इशू होती है। खाली 1 रुपये नोट और कॉइन्स के बगैर जितनी भी करेंसी नोट्स हैं उसको आरबीआई इशू करता है। Let us move to the next question. Recently, the RBI Governor Shakti Ketan Das launched financial inclusion dashboard called dash a step towards promoting financial inclusion। हमें बताना है कि रिसेंटली जो है आरबीआई गवर्नर शक्ति केतन दास ने एक डैशबोर्ड लॉन्च किया हुआ है, किस लिए? फॉर प्रमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन। ऑप्शन नंबर ए इज़ अंतरादृष्टि, ऑप्शन नंबर ई इज़ प्रज्ञा, ऑप्शन नंबर डी इज़ अंत्याज्ञान, ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ अंतरादृष्टि। ये जो है ये आरबीआई की तरफ से ये डैशबोर्ड जो है लॉन्च हुआ है फॉर टुवर्ड्स प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी मोदी सरकार ने जनधन योजना को लॉन्च किया था और उसका भी यही मकसद था फॉर प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो दैट उसमें क्या है कि लोगों को जो है बैंक्स में अकाउंट्स वगैरह खोलने थे, सो दैट पीपल कैन गेट डायरेक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट इन देयर अकाउंट्स। सो उसका मकसद यही था। और फाइनेंशियल इंक्लूजन का मेन मकसद यही होता है कि सो दैट कि जो लोग हैं दे रिमेन इन टच विद फाइनेंशियल टचेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आरबीआई इशूज़ करेंसी नोटिस ऑन द बेसिस ऑफ। हमें बताना है कि आरबीआई किस बेस पे जो है करेंसी नोटिस को इशू करता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी इज़ प्रपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी इज़ बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ द अबव। आपको मैं बताता चलूँ कि 1960 से पहले जो हैं आरबीआई जो है वो प्रपोर्शन रिज़र्व सिस्टम यूज़ करता था। प्रपोर्शन रिज़र्व सिस्टम जो है वो यूज़ करता था किस लिए? करेंसी इशू करने के लिए। उसमें क्या होता था कि गवर्नमेंट को जो है वो रिज़र्व रखने पड़ते हैं। 2/5 ऑफ द रिज़र्व जो हैं वो किस में रखने पड़ते थे? गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज़ में। और 3/5 जो हैं वो रुपी कॉइन्स में रखने पड़ते थे रिज़र्व्स। उसके बाद जो है ये आरबीआई जो है वो मनी को सर्कुलेट कर पाता था। 1960s के बाद इस मेथड को रिप्लेस किया गया बाय मिनिमम रिज़र्व सिस्टम जो अभी भी चल रहा है। और इसमें क्या है कि इसमें आरबीआई को जो है वो रिज़र्व रखने पड़ते हैं ऑफ 200 करोड़, जिसमें 150 करोड़ जो हैं वो गोल्ड में रखने पड़ते हैं और 50 करोड़ जो हैं वो किस में रखने पड़ते हैं? फॉरेन सिक्योरिटीज़ में। तो प्रपोर्शन मेथड को रिप्लेस करके मिनिमम रिजर्व सिस्टम लाया गया, जिसमें जो है 200 करोड़ जो है वो रिज़र्व रखने पड़ते हैं आरबीआई को, जिसमें से 150 जो है वो गोल्ड होता है और 50 करोड़ जो है उसके फॉरेन सिक्योरिटीज़ होते हैं। सो अभी जो करंटली जो आरबीआई इशू करता है करेंसी वो इसी मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे करता है। करंटली यही चल रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे मैं बताऊँ कि आरबीआई को जो है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी कहा जाता है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ व्हाट वी कैन से ऑफ आरबीआई। सो ये भी आपको याद रखना है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
द RBI प्रिंट्स ऑल द करेंसी नोट्स एक्सेप्ट। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि RBI क्या प्रिंट करता है और फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या प्रिंट करती हैं। तो RBI जो है जितने भी करेंसी नोट जो हैं वो प्रिंट करता है एक्सेप्ट द 1 रुपी नोट। 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स के बगैर से भी जो करेंसी जो है वो कौन इशू करता है, वो कौन प्रिंट करता है, वो करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट RBI मैं आपको बताता चलूँ कि RBI जो है अभी मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। और इसके 4 जोनल ऑफिस भी हैं, जोनल ऑफिस भी हैं। एक जो दिल्ली में है, दूसरा मुंबई में, तीसरा जो है कोलकाता में है और चौथा जो है वो चेन्नई में है। दीज आर 4 जोनल ऑफिस ऑफ RBI। हेडक्वार्टर के अलावा ये 4 जोनल ऑफिस हैं, जोनल ऑफिस हैं। गवर्नर के साथ साथ RBI के 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। देयर आर 4 डिप्टी गवर्नर्स ऑफ RBI। वो आप देखोगे कि जब आपका एग्ज़ाम होगा उस टाइम पे आपको चेक करना है कि कौन सा जो है अभी करंटली जो है RBI के डिप्टी गवर्नर्स हैं। तो 4 जोनल ऑफिस हैं, इसके अलावा 19 रीजनल ऑफिस भी किसके हैं, RBI के। रीजनल ऑफिस भी हैं किसके, RBI के। रीजनल ऑफिस भी हैं RBI के। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द इम्पोर्टेंट MCQs। सो इसमें एक और पॉइंट है जो डिमोनेटाइजेशन हुई थी, डिमोनेटाइजेशन इंडिया में रिसेंटली हुई थी 2016 में। तो उस टाइम जो है वो RBI के गवर्नर कौन थे, उर्जित पटेल वाज देन द RBI गवर्नर। तो उर्जित पटेल थे RBI के गवर्नर उस टाइम पे। तो ये भी हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो बाकी जो है आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द इम्पोर्टेंट MCQs। दोज आर व्हाट वी कैन से रिलेटेड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर इसमें से कुछ रहा होगा तो उसको आप प्लीज़ खुद कवर कीजिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।